हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर यहां पर अभी बना हुआ है। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में काफी सारे सेटबैक्स रहे थे, लिमिटेशंस थी, काफी सारी कमियां थी। उन कमियों को भी इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल ने दूर किया और आगे आपको पूरी साइंसेज में हमेशा यही लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना होगा। साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को, नॉट द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को करेक्ट किया था। कैसे करेक्ट किया था? इन्होंने बोला था कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of the element are the periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इस एटॉमिक नंबर की जगह वर्ड यूज किया गया था एटॉमिक मास, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कमियां आई। यहां पर हेनरी मोज़ले ने अपने पीरियोडिक लॉ के अंदर एटॉमिक नंबर को जगह दी। एटॉमिक नंबर कैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया, दैट वाज लिटिल डिफरेंट, लेकिन हां, atomic number tells us about the electronic configuration of a certain element, and from the help of electronic configuration we can predict the chemical as well as physical property of a particular element। इसीलिए atomic number को ही एक मेन कंटेंट या मेन बेस माना गया किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मोज़ले ने ये पीरियोडिक लॉ दिया था, लेकिन ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा, दिस वाज मेड बाय नील बोहर का आपने नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इन्होंने हमें बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था। सो दिस पीरियोडिक टेबल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नील बोहर और पीरियोडिक लॉ मोज़ले ने दिया था। तो ये कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले हम इसको पूरे अच्छे से इलेबोरेट करने वाले हैं। इस इलेबोरेशन से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। फॉर क्लास 10th व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम द हाइड्रोजन दैट इज एटॉमिक नंबर 1 टिल कैल्शियम दैट इज एटॉमिक नंबर 20 तक आपको याद होनी चाहिए। एक जनरल स्केलेटन आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं, बहुत ही अच्छे से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। पहले कुछ एलिमेंट्स को हम फिल कर ले रहे हैं, जहां से समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वी आर फिलिंग ऑल दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग फिल कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लाइक दिस वे। बेरिलियम, बोरोन, CnOF Ne, that is neon, then sodium, magnesium, aluminium, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, here potassium, calcium। Actually this much for class 10th और 9th you have to memorize। इतनी पीरियोडिक टेबल का एरिया ही आपको याद करना है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको अरेंजमेंट दिया है। ऑल्दो इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कहां कहां पर होते हैं। जैसे ये जो सबसे लास्ट में हमने लिखा, ये है नोबल एलिमेंट्स। तो नोबल एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल एलिमेंट्स हैं। इसके साथ में जो लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
रेडियम। सो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पर फिलअप किए हैं, इनको भी अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर बनाई गई थी, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए, these vertical columns are known as group। टोटल मिलाकर 1, 2 यहां से लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, ये बीच वाला जो एरिया है 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स यहां पर होंगे। दिस इज ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट ग्रुप इज 18th ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल एलिमेंट ग्रुप और जीरो ग्रुप भी उसको बोला जाता है। ग्रुप तो टोटल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 3 to ये जो एरिया है यहां पर आप ये जो बीच में मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, दिस इज all these elements which are present in this area is known as transition elements। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑल्दो क्लास 10th या 9th के स्कोप में आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना है। वी हैव टू स्टडी ओनली द नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यहां पर जो मेंशन है, इधर जो भी कुछ मैंने मेंशन किया है, ये सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। नीचे यहां पर आप देख रहे हैं 2 अलग अलग कॉलम्स और बना के रखे हैं हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल रोज, यहां पर जो भी एलिमेंट होता है बेटा उसका नाम है लेंथेनम, और यहां पर जो एलिमेंट होता है उसका नाम है एक्टिनियम। सो लेंथेनम से आगे अगर हमें कंटिन्यू करना है तो वी हैव टू फिल ऑल दीज 14 एलिमेंट्स। लेंथेनम को अगर फिल करना है, सिमिलरली अगर एक्टिनियम को हम लोगों को आगे फिल करना है, ऑल दोज एलिमेंट्स आफ्टर AC एक्टिनियम शुड बी फिल्ड आउट हेयर। यहां पर हम लोगों को उनको फिल करना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं ये आप अपनी आगे वाली क्लासेस के अंदर 11th 12th के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को टोटल काउंट अगर हम करते हैं तो 14 एलिमेंट्स होंगे। ये सभी एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो भी एलिमेंट्स सबसे लास्ट में रखे जाते हैं, यहां वाले इस वाले एरिया में रखे जाते हैं, उन सभी को हम एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो लेंथेनम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड, 14 एलिमेंट्स को, और एक्टिनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट को एक्टिनॉइड बोला जाता है। ऑल्दो ये लेंथेनॉइड एज वेल एज एक्टिनॉइड, ये सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब जो भी आप लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लाइक इन फर्स्ट रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली यू आर हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन सेकेंड लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं बेटा पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। इट मींस दिस इज पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6 एंड 7। सो टोटल मिलाकर अगर हम लोग बात करते हैं इन द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हम लोग के पास वर्टिकल कॉलम दैट इज ग्रुप कितने हैं? टोटल 18 है। हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज नोन एज पीरियड कितने हैं? 7 हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। 18 ग्रुप, 7 पीरियड। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? मैं इस डेफिनेशन को हटा दे रहा हूं, आगे बात करते हैं। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है बेटा, तो ये फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। सबसे छोटे वाला स्मॉलेस्ट पीरियड बोल सकते हो। इन दोनों के पास आप देख रहे हैं 8 और 8 एलिमेंट है। अगर आप काउंट करते हैं, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एलिमेंट या स्मॉल पीरियड, शॉर्ट पीरियड। इसके बाद आप यहां पर अगर आप काउंट करते हैं एलिमेंट्स को, तो 1, 2 टोटल मिलाकर यहां पर 10 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां पर आपको 18 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप काउंट कर रहे हैं तो यहां पर अगेन 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अगेन 18 एलिमेंट यहां पर मिल रहे हैं।
इसके बाद यहां पर अगर आप काउंट कर रहे हैं 1 2, फिर यहां पर 14 एलिमेंट्स ये भी हो जाएंगे बेटा, 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32 एलिमेंट्स यहां पर मिलेंगे आपको। और लास्ट के कुछ एलिमेंट अभी तक नोन नहीं माने जाते ऑफिशियली, यानी ये लास्ट वाला जो पीरियड है ये है तो काफी बड़ा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, तो यहां पर हम लोग इसका नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये 18 एलिमेंट हैं। इनको हम शॉर्ट पीरियड भी नहीं बोलते, लॉन्ग पीरियड भी नहीं बोलते, इसको आप लॉन्ग बोल सकते हैं, वैसे लॉन्ग पीरियड हम इसको बोल दे रहे हैं, लॉन्ग पीरियड। और ये वाला पीरियड को, नंबर 6 वाले पीरियड को हम लॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और सबसे आखिर वाला जो पीरियड है इसको हम लोग को बोलना चाहिए इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट पीरियड। तो लाइक दिस वे यहां पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है और थोड़ा मॉडरेट साइज का कौन है, थोड़ा बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पीरियड कौन है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32. So all these number 2, 8, 8, 18, 18, 32. All these numbers are known as magic number. याद रखना है मैजिक नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बेटा बात करते हैं, लाइक ये है एटॉमिक नंबर 2, तो नियोन का एटॉमिक नंबर और हीलियम के एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होने वाला है। अगेन अगर मैं इस 10 में 8 ऐड कर दूंगा तो आर्गन का एटॉमिक नंबर मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। सिमिलरली अगर मैं इस 18 में ये 18 ऐड कर दूंगा तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर मुझे पता चल जाएगा, दैट इज 36। 36 में अगर मैं अगेन 18 ऐड कर दे रहा हूं तो मेरे को जीनोन का एटॉमिक नंबर पता चलेगा, उसके एटॉमिक नंबर में अगर मैं 32 ऐड कर रहा हूं तो आई विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। तो लाइक दिस वे सिमिलरली अगर यहां पर नाइट्रोजन है बेटा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद ही होगा 7 है। इस 7 के अंदर मैं अगर ये 8 ऐड कर दूंगा तो इट विल कम 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, तो एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस विल बी 15। The next element after phosphorus will be having 15 plus 18 is equals to 33। और जो भी एलिमेंट यहां पर बैठा होगा, ऑल्दो मैं अभी यहां पर नहीं लिख रहा हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहां पे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ऐसे होते हैं, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर, उनको याद नहीं करना है। लेकिन मैं एक आपको लॉजिक बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एटॉमिक नंबर को पहचान सकते हैं, एटॉमिक नंबर को बता सकते हैं अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। यही लॉजिक है जिसकी वजह से इन 2, 8, 8, 18, 18, 32 नंबर्स को मैजिक नंबर भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो 18 वर्टिकल कॉलम है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, पीरियड और ग्रुप की इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल पा रही है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि एक जिगजैग टाइप की लाइन बनाई, जैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा रहा हूं, ये एक बोल्ड लाइन में यहां पर बना रहा हूं, ऐसे करके इन्होंने एक बोल्ड लाइन तैयार की। इस जिगजैग लाइन के जो भी कोई लेफ्ट में थे, इसके जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर थे, लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो सभी के सभी बेटा मेटल्स थे, वे सभी के सभी मेटल्स थे। और इस लाइन के जो भी राइट हैंड साइड पर थे, जो राइट हैंड साइड पर थे, वे सभी के सभी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए। और इस लाइन के आसपास के कुछ एलिमेंट्स, इस लाइन के आसपास के कुछ एलिमेंट लाइक ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे यहां पर जर्मेनियम है, यहां पर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ऐसे ऐसे करके ये जो मैं कुछ डॉट्स लगा दिए हैं, यहां पर रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, इधर रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनको क्या बोला गया, उनको मेटेलॉइड बोला गया, मेटेलॉइड बोला गया। तो मेटेलॉइड्स कौन होते हैं? मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ मेटल एंड फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल। तो मेटेलॉइड उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली देखी जाती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, जो इस वाले प्लेसेस पर बैठेंगे। यू कैन सी योर पीरियोडिक टेबल इन अ कंप्लीट वे, जहां पर आपको पता चलता है कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटेलॉइड हैं।
ऑल दोज जितने भी एलिमेंट इसके राइट साइड में हैं वो सभी नॉन मेटल्स हैं, और जितना भी जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड वाले मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं सॉरी, वो सभी के सभी मेटल्स हैं। तो मेटल नॉन मेटल को भी इन्होंने यहां पर क्लासिफाई किया। क्लियर है? इन्होंने हमें यहां पर ग्रुपिंग करके एटॉमिक नंबर की एक कंटिन्यूटी फॉर्म की, जैसे हाइड्रोजन 1 2 3 4, यानी कंटिन्यूअसली इन्होंने एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए उनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करके दिया। ये जो पीरियड होता है, ये जो डिफरेंट टाइप के आप पीरियड्स बोल रहे हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं 1 2, इसको बेटा 13 ग्रुप जरूर बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए कुछ लोग इसको थर्ड ए भी बोलते हैं। 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 0 ग्रुप भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो अलग अलग तरीके से इनके नाम दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप एक जनरल सा फॉर्मेट आपको पता है यहां पर चल पा रहा होगा। तो मेटल्स कौन है? इधर वाले सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल, बीच में थोड़े से मेटलॉइड, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको मिल रहे हैं वो कौन है? मेटल्स हैं। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो टोटल मिलाकर हमारे पास 118 प्लेसेस होते हैं। अगर मैं टोटल काउंट करता हूं, टोटल ये बॉक्सेस काउंट करता हूं इस टेबल के अंदर, तो वो टोटल बॉक्सेस कितने आएंगे? 118। ऑफिशियली ऐसा अभी तक आइडेंटिफाई हो रखा है कि अभी हमारे पास 114 या 115 तक हमारी डिस्कवरी हो रखी है। अभी लास्ट में 3 4 5 एलिमेंट और डिस्कवर शायद होंगे, उनको अगर होंगे डिस्कवर तो उनको यहां पर हम प्लेस दे सकते हैं, लास्ट में उनको रखा जा सकता है। इन केस आफ्टर 118 एलिमेंट अगर और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो वी कैन एक्सटेंड आवर पीरियड, हम इस पीरियड को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नियर फ्यूचर के अंदर। तो लेंथेनॉइड मतलब क्या, एक्टिनॉइड मतलब क्या? जो एलिमेंट्स यहां पर एक लेंथेनम का एलिमेंट था वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई थी, वो प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटीज नहीं शो करी थी, तो उनको अलग से रखा गया, एक्टिनियम्स को अलग से रखा गया एक्टिनॉइड की फॉर्म में। उसकी स्टडी आप हायर क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर एक पॉइंट है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से थोड़ा अभी भी गलत हम लोग मानते हैं। वो क्या? वो है बेटा प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का प्लेस है, जो कि मेंडलीफ भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि मेंडलीफ ने भी उसको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ ही रखा था। सिमिलरली हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी इनके साथ रखा। ऑल्दो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों है ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से कुछ सिमिलैरिटीज दिखाती हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन से भी सिमिलैरिटी दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी अभी कहीं कुछ करेक्शन बाकी है। सिमिलरली अगर मैं हीलियम के बारे में बात करता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इट मींस हीलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2। अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वी शुड प्लेस, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हीलियम को हमने यहां नहीं रखा बल्कि इधर रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हीलियम की इन नोबल एलिमेंट से मिलती जुलती थी। तो हीलियम की पोजीशन को भी हम बहुत अच्छे से जस्टिफाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दो बातें थी जहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी अच्छा है और हमारी अभी तक की स्टडीज के हिसाब से सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, एक पैटर्न को, एक पीरियोडिसिटी को समझने के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब मैं कुछ ग्रुप्स के बारे में बात करता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो फर्स्ट लाइन में आपको जितने भी फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बेटा, इन सभी एलिमेंट को, ये सभी एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट्स, इन सभी एलिमेंट को हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? क्योंकि अगर इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कली। मींस अगर इनको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एल्कली मिलेगा। अगर मैं सोडियम को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे NaOH मिलेगा। अगर पोटेशियम को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे KOH मिलेगा। NaOH, KOH ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं। दैट इज व्हाई ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स।
Similarly, ये सभी एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, all these elements which are present in the second group, ये सभी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग, इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं आप इनको? बिकॉज दे अकर इन अर्थ क्रस्ट एज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारी अर्थ में बेसिक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। लाइक मैग्नीशियम अकर एज MgO, so MgO is basic in nature. Calcium occur as CaO, CaO is basic in nature. So like this way, they all are occur in our earth crust as basic oxide. That is why all these elements are known as alkali earth metal. Similarly, if we are talking about the 17th group, this fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, all these elements are also known as halogen. Halogen, इनको हैलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हैलोजन? बिकॉज हैलोजन का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। हैलोजन मीन्स, इट मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, इट मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। इन सभी के सभी एलिमेंट्स की सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्लोरीन है, NaCl बनाकर नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है, MgCl2 की फॉर्म में बहुत मिलता है, CaCl2 की फॉर्म में, मतलब ये सभी के सभी एलिमेंट्स सॉल्ट की फॉर्म में काफी ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इन सभी को कलेक्टिवली हम लोग हैलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होने की वजह से। ये बेटा जो आखिरी में ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल एलिमेंट्स और इनर्ट गैसेस। ये सभी के सभी नोबल एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस होती हैं, क्योंकि केमिकली ये रिएक्ट नहीं करती हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट होता है। हीलियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना मतलब ड्यूप्लेट सेटिस्फाई है। ड्यूप्लेट आपने पढ़ा ही है, ड्यूप्लेट अगर किसी के पास होता है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक तरीके की स्टेबिलिटी है इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट पीरियड। और बाकी सभी के पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन वगैरह सभी के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आउटरमोस्ट शेल में इफ दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो केमिकली इनर्ट है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, तो आपको काफी कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पीरियोडिक पोजीशन के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूं, उसके बाद इसको हम हटा देंगे क्योंकि बहुत ही मैसी सा हो गया, काफी कुछ इसके पास लिखा हुआ है। चलो थोड़ा सा और बात कर लें, उसके बाद हम इसको रब करेंगे। जैसे पीरियड होता है बेटा, पीरियड आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? क्योंकि आप याद रखिए कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल बोहर ने बनाई थी, तो बोहर वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पीरियड हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है? पीरियड हम लोगों को बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल के बारे में। यानी आपका एलिमेंट के पास, आपके एटम के पास टोटल मिलाकर कितने ऑर्बिट हैं, कितने एनर्जी शेल हैं। और ग्रुप आपको क्या बता रहा है? ग्रुप आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? ग्रुप आपको बताता है कि आपके वैलेंस शेल में, सबसे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्रुप आपको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन ग्रुप से आपको मिलती है। यानी अगर किसी एलिमेंट का पीरियड की पोजीशन क्या है, ग्रुप की पोजीशन क्या है, ये दोनों चीजें आपको पता चल जाए तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। या इसको थोड़ा उल्टा करके सुनते हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस ग्रुप में बैठा हुआ है और किस पीरियड के अंदर बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इसको काम को करते हैं। मैं कैल्शियम की बात करता हूं। कैल्शियम की अगर मैं आपसे पीरियोडिक पोजीशन पूछता हूं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम 4th पीरियड में और 2nd ग्रुप का एलिमेंट है। कैल्शियम 4th पीरियड एंड 2nd ग्रुप का एलिमेंट है। इफ आई एम आस्किंग अबाउट सल्फर,
तो सल्फर का प्लेस क्या है? आप बोलेंगे सल्फर इज प्लेस्ड इन थर्ड पीरियड एंड बिलोंग्स टू 16th और 6th ए ग्रुप। 6th ए ग्रुप या 16th ग्रुप को बिलोंग करता है सल्फर। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक पोजीशन को बता सकते हो। पीरियोडिक पोजीशन का मतलब होता है बेटा कि वो किस ग्रुप और किस पीरियड से बिलोंग करता है। इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में समझना चाहें तो इसको साथ साथ में देख ले रहे हैं कि वो कैसे हम लोगों को बता पा रहा है कि हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम कैसे बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम कैसे बताएं कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281, ये तो सबको पता है। सो इट इज KLM। It means first orbit contain 2 electrons, second orbit contain 8 electron and last or valence shell, outermost shell contain 1 electron. So here number of orbit is equals to मैं 3 बोल सकता हूं, 1 2 3। So period हो गया बेटा यहां पर थर्ड। इसका मतलब सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैं यहां पर ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको बता सकता हूं। ग्रुप है यहां पर फर्स्ट ग्रुप। इट मींस ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 3। नाउ यू कैन सी पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 1 में सोडियम यहां पर बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक पोजीशन। पीरियोडिक पोजीशन के हिसाब से वो कहां पर बैठा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मैं सल्फर की बात करता हूं, तो सल्फर है 16, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 6। यू नो द कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इफ आई एम आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट देन यू कैन काउंट 1 2 3। तो यहां से आपको क्या पता चल गया बेटा? पीरियड पता चल गया, यानी ये थर्ड वाले पीरियड में रहने वाला है। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बिकॉज ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हम लोग वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स राइट नाउ, वी आर जस्ट in a boundary of syllabus. So number of valence shell अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 हैं तो ये आपको बताएगा 6th A ग्रुप के बारे में। 6th A मतलब 16th ग्रुप। तो यहां से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? ग्रुप हो गया बेटा 16th, या फिर आप इसको 6th A बोल सकते हो। तो कुछ लोग 6th A से इसको प्रिडिक्ट अच्छा कर पाते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बाकी लोग को समझ में आता है कि 6 का मतलब आफ्टर 2 ये थर्ड हो जाएगा बेटा। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां 4 मिलेंगे, 5 6 7 8 मिलेंगे। हीलियम को छोड़कर हीलियम में आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द पीरियोडिक पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल मॉडर्न फॉर्म की क्या है। मोजले ने हमें पीरियोडिक लॉ दिया था, नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। मेटल बहुत सारे हैं, नॉन मेटल थोड़े कम है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलने वाले मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है ना ये बात? और अब हम इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन ये पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से नहीं बता पाई, और हीलियम को यहां क्यों रखा हुआ है, बेरिलियम वगैरह के साथ क्यों नहीं रखा, इसकी इंफॉर्मेशन भी इन्होंने हमें अच्छे से नहीं बताई। तो कुछ कमियां रही, उसके बाद भी काफी बढ़िया है। साथ में मैजिक नंबर वाला जो पॉइंट था 2 8 8 18 18 32 वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारी चीजों को विद दिस पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को इलेबोरेट करना शुरू करता हूं। 1 बाय 1 आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सो आफ्टर नोइंग द meaning of modern or long form of periodic table, now we know which element has been placed where. अब एक टर्म है बेटा यहां पर periodic property, periodic properties।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऑल्दो काफी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम लोग को स्कोप के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक है यहां पर एटॉमिक साइज आप बोल सकते हैं, या फिर आप एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं। एक है यहां पर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर या नेचर। एक है यहां पर नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। एक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। So these are the few periodic property which we have to understand what is the meaning. Before I start, let me tell you about one or two terminology. एक मैं आपको बताता हूं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के जो लॉजिक होंगे वो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है पावर ऑफ न्यूक्लियस। पावर ऑफ न्यूक्लियस, पावर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग को पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे होते हैं। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इन अदर शेल्स वी हैव प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाहर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्यूपाइड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ऑब्वियसली, number of proton occupied in the nucleus of an atom are responsible to hold all these electrons. इनका जिम्मेदारी है प्रोटॉन्स की कि बाहर रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे आप कहेंगे न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास चार्ज कहां से आ रहा है? प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आप ये सोचिए कि पावर ऑफ न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा होगी। पावर ऑफ न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ न्यूक्लियस से क्या फायदा होने वाला है, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे। एक पॉइंट है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब सपोज करते हैं यहां पर एक न्यूक्लियस है, इसके पास सिर्फ 2 ऑर्बिट हैं। किसी एटम के पास यहां पर ऑर्बिट है, यहां पर आपके पास 3 ऑर्बिट्स हैं। यहां पर कोई न्यूक्लियस के बाद यहां पर आपके पास 4 ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे। जो वैलेंस शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तो आप लोग को पता है ना, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसी को आप वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से जितना बेटा दूर होता चला जाएगा, आप देख रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा हुआ और ज्यादा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। न्यूक्लियस से दूर होने का मतलब है न्यूक्लियस उसको कम टाइटली होल्ड कर पाएगा। ये न्यूक्लियस ज्यादा पक्के से होल्ड करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस थोड़ा कमजोर फील करेगा इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए। ये न्यूक्लियस और ज्यादा दूर हो गया तो और ज्यादा वीक फील करेगा इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। So these are the 2 main points, or you can say these are the 2 main factors which will help you out to understand all these points in a much better way. काफी अच्छे से इनको समझा सकते हैं इन सभी बातों को समझने के बाद। अब अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को समझ गए हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज को समझने के बाद हम लोग अब क्या बात कर सकते हैं, एक एक करके अब पॉइंट्स को लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस के हिसाब से हम लोग इसको समझने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस बेटा होता क्या है? सपोज करते हैं ये है आपका न्यूक्लियस किसी एटम के लिए, एंड दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिट, these are the different orbit. So what does mean by atomic radius? The distance between the center of the nucleus, the distance
between the center of the nucleus and the valence shell इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को ही, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं बेटा एटम का रेडियस। ये रेडियस ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, ये रेडियस जितना छोटा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। इज दैट क्लियर? अब अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक यहां पर ले रहा हूं, जैसे लिथियम LiBeBCNOFNe, और एक ऊपर से नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे मैंने एक ग्रुप और एक पीरियड यहां पर जस्ट टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए लिखा है। यहां पर अगर हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसके एटॉमिक नंबर है। यहां पर 11, 19, इसके आगे आपको नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो आपको ट्रिक मालूम है कि यू हैव टू ऐड 8 और 18 अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक पोजीशन, तो वो आप कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा इन अ पीरियड और वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, सो देयर आर 2 पॉइंट्स। अगर हम लोग किसी पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन एनी ऑफ द पीरियड, इन अ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट या आप नंबर ऑफ शेल बोल सकते हैं, रिमेन सेम। जैसे यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, तो आप देख पा रहे हैं कि व्हेन यू आर मूविंग इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एनर्जी शेल क्या है, सेम बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। बट अगर हम बात करते हैं ग्रुप के हिसाब से, अगर हम ग्रुप के हिसाब से बात करते हैं तो ग्रुप में क्या चीज सेम बनी रहती है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम बने रहते हैं। जैसे लिथियम 2, 1, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम 2, 8, 1, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम 2, 8, 8, 1, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो यहां अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें 2, 1, यहां पर 2, 8, 1, यहां पर आप देख रहे हैं 2, 8, 8, 1। सो यू कैन प्रिडिक्ट दैट आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो याद रखिए व्हेन यू आर मूविंग इन अ सेम ग्रुप, अगर आप एक ही ग्रुप में मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो वैलेंस शेल नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ शेल मुझे बोलना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट मुझे बोलना चाहिए, बल्कि ऑर्बिट या शेल बोल सकता हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। कितने ऑर्बिट हैं, 2, कितने हैं, 3, 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 4। तो जैसे से आप ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं। अब ऑर्बिट बढ़ेंगे तो यू कैन थिंक अपॉन, अभी समझ में आया होगा, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने में डाउन द ग्रुप जो साइज है या बोले रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पे डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होना चाहिए, वाई, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ते जाते हैं तो हमेशा साइज बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, अभी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेटा हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो इन अ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम, यानी यहां ऑर्बिट वाला लॉजिक तो काम करेगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम। लेकिन अगर हम देखें इसके पास कितना प्रोटॉन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर फॉर अ न्यूट्रल एटम,
न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यानी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ताकत से खींचना शुरू कर देगा, और ज्यादा ताकत से ऐसा खींचना शुरू करेगा तो साइज को छोटा होना ही पड़ेगा। इसीलिए अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो साइज या फिर आप एटॉमिक रेडियस बोलें, एटॉमिक रेडियस वो क्या होने वाले हैं बेटा, डिक्रीज होने वाले हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, लॉजिक है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक वॉल्यूम भी कुछ लोग बोलते हैं, वो सब डिक्रीज करने लग जाएगा। अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट टू राइट सबसे बड़ा, अगर इस लाइन में सबसे बड़ा साइज का कौन सा एटम होगा तो बोलूंगा भैया से ये सबसे बड़ा होगा, लिथियम सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटे होते जाएंगे। ऑल्दो एक्सेप्शनली मैं आपको बता दूं, नियोन का साइज छोटा नहीं होता है, एक्सेप्शनली आप इसको याद रखेंगे। क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम 10th लेवल पर ज्यादा बातें नहीं कर सकते, बट दिस इज एक्सेप्शनली। जो नोबल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइजेस काफी बड़े होते हैं। क्यों होते हैं हम बाद में कभी आगे क्लासेस में बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में होगी साइज की कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट का फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द ग्रुप का फैक्टर है नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलो अब आगे हम बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए बेटा, मेटल कौन होते हैं, मेटल वे होते हैं जिनके पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। अब हमने अभी पीरियोडिक टेबल में देखा, अगर हम सोडियम की बात करते हैं बेटा, सोडियम है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो सोडियम या कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं, इनर्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी हैं सभी अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेकर, म्यूचुअल शेयरिंग करके, किसी भी मेथड से अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं। अब सोडियम के पास ऑप्शन है कि इधर लूज 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 7 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और लूज 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे। तो क्या ये प्रीफर करेगा, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करेगा क्योंकि बहुत सारी एनर्जी अदरवाइज वेस्ट होगी। तो इसका मतलब ये सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये तो मेटल माना जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं वो होते हैं बेटा मेटल, अभी अभी हमने देखा था। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स which are having the tendency to gain electron, इलेक्ट्रॉन गेनिंग। जैसे हम Cl के बारे में बात करते हैं तो Cl है बेटा 17, तो कॉन्फ़िगरेशन है इसका 287। अभी इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के पास इसके पास ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन जाने दे। क्या करेगा, बट ऑब्वियस है 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो गेनिंग नेचर बन गया। गेनिंग नेचर मतलब ये हो गया बेटा एक नॉन मेटल। तो आप ये कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल्स होते हैं। ऑल्दो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये कंसेप्चुअली अच्छे से पता किया था। तो हम इसका पैटर्न देखते हैं। देखिए डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या होगा बेटा, साइज बड़ा होता चला जाएगा। साइज बड़ा होता चला जाएगा तो बाहर वाले जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है दूर दूर होते चले जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए तो उनका बाहर निकलना और आसान हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का तो आसानी से बाहर जा सकता है, और अगर वो आसानी से बाहर जा रहा है
तो डाउन द ग्रुप मेटल वाला कैरेक्टर बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में क्या होने वाला है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है लॉजिक? लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज बेटा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाएगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना हो जाएगा मुश्किल हो गया, यानी वो और इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर सकता है। यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर सिचुएशन ठीक उल्टी कर दी जाए, ठीक उल्टी का मतलब है कि डाउन द ग्रुप की जगह अगर मैं लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर पूछता हूं, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, ऑब्वियसली डिक्रीज, वाइस वर्सा हो जाएगा। और मैं डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछता हूं, डाउन द ग्रुप, इसको आप क्या बोलोगे, डिक्रीज। तो आई थिंक मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर के हिसाब से क्या पैटर्न आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेगा, आपको अच्छे से पता चल गया। अच्छा ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट सबसे नीचे, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट सबसे नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑब्वियसली वो मेटालिक होगा। कौन है वो, फ्रेंशियम। कौन है वो, फ्रेंशियम। अच्छा पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट नोबेल गैस को छोड़कर, सबसे राइट सबसे ऊपर कौन है, नोबेल एलिमेंट्स को छोड़कर, यहां पर कौन बैठा है बेटा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट नॉन मेटालिक होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन है, तो आप बताएंगे फ्लोरीन है। मोस्ट मेटालिक कौन है, तो आप फ्रेंशियम बता सकते हैं। लेकिन फ्रेंशियम के अलावा सीजियम भी इसका आंसर बन सकता है, क्योंकि फ्रेंशियम बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव नेचर का मानते हैं, इसलिए फ्रेंशियम के कंपाउंड्स या फ्रेंशियम को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली जो यूज होने वाला मेटल रहेगा वो सीजियम ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, जो कि फ्रेंशियम से ठीक ऊपर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा। तो आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं नेचर ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। देखिए मेटालिक ऑक्साइड को मैं MO लिख रहा हूं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड NMO लिख रहा हूं। मेटालिक ऑक्साइड जैसे मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड बेटा होते हैं बेसिक नेचर के, बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करता हूं, जैसे मैंने लिया लेफ्ट टू राइट में सोडियम, चलो अच्छा लेफ्ट टू राइट एक पीरियड को मैं लिखता हूं, सोडियम के राइट में मैग्नीशियम के राइट में एल्यूमिनियम के राइट में हमारे पास आया सिलिकॉन के राइट में आ गया, सिलिकॉन के बाद क्या आता है बेटा, फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्लोरीन। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसका ऑक्साइड है Na2O, ये है MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। इनको मैंने अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रखा। तो ये कैसा होगा बेटा, मोस्ट बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बेस आप इसको बोल सकते हैं। ये बेसिक होगा नेचर से, ये बेसिक नहीं होगा, ये एम्फोटेरिक होगा,
एम्फोटेरिक, यानी बेसिक नेचर थोड़ा कम होने लग गया। ये वीक एसिड जैसा काम करेगा, बहुत ही वीक एसिड, काफी कमजोर। ये मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट एसिडिक, ये भी एसिडिक रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जब अगर आप किसी पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं तो बेसिक से शुरू हुआ, बेसिक करेक्टर कम होते चले गए, धीरे धीरे एम्फोटेरिक पे आया, और एम्फोटेरिक के बाद एसिडिक करेक्टर बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुंचे तो बहुत ज्यादा एसिडिक करेक्टर डेवलप हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न। कुछ एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ऑल्दो इट इज मेटेलिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑल्दो दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर एक्सेप्शन की बात करें तो इसके एक्सेप्शन इधर देखिए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल नेचर के रहने वाले हैं। कैसे रहेंगे? न्यूट्रल, ये एसिडिक नहीं होंगे, ये न्यूट्रल नेचर के ऑक्साइड्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब लास्ट वाला पॉइंट भी मैं साथ ही में डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें, जो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया, फोर्थ पॉइंट यहां पर आप देख ले रहे हैं। देखो मेटल मिल रहा है, धीरे धीरे से एम्फोटेरिक नेचर मिल रहा है, फिर धीरे धीरे से नॉन मेटल मिल रहा है। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा, केमिकल रिएक्टिविटी कम, यानी यहां पर केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, केमिकल रिएक्टिविटी कम मिलेगी। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। दिस विल बी द पैटर्न ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। समझ में आया? लास्ट वाला पॉइंट एकदम छोटा सा पॉइंट है, अच्छे से समझ लें। केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट क्या करने वाली है? शुरुआत में ज्यादा, जैसे जैसे बीच में पहुंचेगी पीरियोडिक टेबल में आप, कम हो जाएगी केमिकल रिएक्टिविटी, फिर आगे जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी फिर से ज्यादा हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाएगा, एल्यूमिनियम और कम रिएक्टिव हो जाएगा, सिलिकॉन बहुत ही कम रिएक्टिव हो जाएगा, फास्फोरस अगेन रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी, सल्फर की रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की रिएक्टिविटी और बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, जहां प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।